ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। एटीपी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित का सेशन लेकर के आए हुए हैं। गणित में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन है ये एग्ज़ाम 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसी के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। और इसमें जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं वास्तविक संख्या का 70 प्रश्न हमने लिया है ऑब्जेक्टिव का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से कहिए ऑब्जेक्टिव का एकदम आखिरी क्लास है। इस क्लास को आप देखें, बार बार देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देख करके आगे एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर सके। इसमें जो हमने प्रश्न लिया हुआ है वो सारे के सारे प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा और जितने भी बेहतरीन सब सवाल हैं, आसान सवाल हैं, मुश्किल सवाल हैं, उस सारे सवाल को हमने इंक्लूड कर दिया गया है जो कि बिहार बोर्ड अपने पैटर्न में रखे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रियल नंबर का सेशन है हमारा और ऑब्जेक्टिव का है। क्लियर है? पूरा डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए देखिए, आपके लिए बेहतरीन सा और एकदम आसान सा प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो स्टार्ट हुआ है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है? तो आप नेचुरल नंबर के बारे में सुने होंगे और पढ़े भी होंगे क्लास 9th में, इसके पहले भी आप लोग को बताया गया होगा। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या के बारे में आपको बताना है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है। तो देखिए, नेचुरल नंबर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि गिनती की जो संख्या होती है, क्लियर है बाबू, गिनती की जो संख्या है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? तो 1 से 2 3 4 इस प्रकार अनंत है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए बड़ी से बड़ी कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसका पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ी से बड़ी संख्या है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 है, क्योंकि हम लोग जो काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, वह 1 से शुरू करते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी प्रकृत संख्या आपकी हो जाएगी 1। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर आपको पता होगा, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? आपने वास्तविक संख्या जब पढ़ा है तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर दिए हम आसान शब्दों में आपको कहें तो जिस संख्या का आपको पूरा पूरा वर्गमूल निकलता दिखाई दे जाए, समझिए वह परिमेय है। अब देखिए, अगर हम √25 की बात करें तो √25 को जब आप हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। देखिए, √5 ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 प्लस √3 ये हो जाएगा आपका 2√3, जो कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर जो आपका तीसरा सवाल है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग परिमेय को पहचान रहे थे, अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जो संख्या की p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए, बहुत बच्चे के मन में लग रहा होगा कि 1.3 पे जो आवर्त दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, लग रहा होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। 1.3 ये आपका जो है यह एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अगर हम √16 की बात करें तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। √5 इंटू √5 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको हल करेंगे तो 9 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा 3, ठीक है। और 27 का वर्गमूल अगर दिए आप निकालेंगे तो देखिए 3√3 होगा, और आप इसको हल करेंगे तो 1/√3
जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी जो है आपका वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 16 भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए केवल रूट को देख करके आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। आप पूरा पहले चेक करेंगे कि क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो वह परिमेय संख्या है। और वर्गमूल निकलने समय भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है P बटा Q के रूप में अगर आप व्यक्त कर पाते हैं तो वह परिमेय है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वह अपरिमेय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहते हैं कि दो अभाज्य संख्या है P और Q, तो बताइए उनका मोसो क्या होगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब दो अभाज्य संख्या अगर दी, हम देखिए इसे 2 है और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3, अगर दी हम दो अभाज्य संख्या की बात करें तो इसका मोसो हमेशा 1 होगा। आप निकाल करके भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए आप, 3 है, 5 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। आप देखें तो इसका मोसो क्या हो जाएगा, तो मोसो इसका 1 हो जाएगा। क्यों, तो मोसो कहते किसको है, तो ऐसा कॉमन नंबर जो कि इस दोनों को विभाजित कर दे। तो 1 इसको भी विभाजित करेगा, 5 को भी 1 विभाजित करेगा। यानी दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए जो है, जो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, ये आपका सही आंसर होगा, 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 0.13 पर आवर्त है, इसको आप आवर्त कहिए या आप रेखा कह सकते हैं। इसके ऊपर लाइन दिया गया है, इसको कहता है P बटा Q के रूप में व्यक्त करने। बताइए इसमें से कौन सा भिन्न के बराबर है। देखिए यही हम बता रहे थे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर आवर्त लगा हुआ है तो वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम भिन्न के रूप में बदल सक रहे हैं। तो देखिए इसको बदलने का बेहद आसान तरीका है, हम आपको बता दें इसको बदलने का आसान तरीका क्या है। देखिए अगर यदि 0 के बाद दशमलव दिया गया है और इसके बाद जितनी संख्याएं दी गई है सब पर आवर्त है या सब पर लाइन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया उसको आप लिख देंगे। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 9 आप नीचे दे देंगे। यही इसका सही उत्तर है और यही इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। क्लियर है बच्चों, तो बताइए हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलें नेक्स्ट हम क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दे कि बताइए 0.3 पे आवर्त है, बताइए इसका क्या होगा। तो 0.3 पे अगर दी हम आवर्त की बात करें तो हमारा आंसर देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है 3 और एक ही अंक है तो हम कितना 9 देंगे, 1 9 देंगे। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/9। ये अगर आप इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर है, तो ये 0.3 पे आवर्त को हम लोग बदले, तो इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे और भी प्रश्न हमने आगे लिए हुए हैं, चलते हैं। देखिए अब देखिए कहता है 18 तथा 72 का मोसो क्या होगा। आप जो है HCF आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका HCF होगा क्या। तो देखिए 18 और 72 का HCF, अगर हम 18 की बात करें तो आप 18 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर दें तो देखिए कितना आसान है। और ऐसे भी देखिए अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो 18 से 72 पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका आंसर 18 ही होगा। क्लियर है, इसका मोसो 18 होगा। लेकिन अगर हम पूरा डिटेल से बात करें तो देखिए 18 का आप अगर दिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 और ये फिर 3 आ जाएगा। इसके बाद आप 72 का करिए 72 का, तो देखिए यहाँ पर 2 से करेंगे 36 होगा, फिर 2 से करेंगे 18 होगा, फिर 2 से करेंगे 9 होगा और फिर ये 3। तो देखिए अगर हम 18 की बात करें तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। अगर हम 72 की बात करें तो 72 का देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, और देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार। देखिए अगर हम HCF की बात करें, अगर दी हम HCF की बात करें तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, अगर दी हम मोसो की बात करें तो मोसो में जो पावर होता है ना बाबू, जो पावर है इसमें जो सबसे छोटा पावर है उसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, तो 1। तो यहाँ पर 2 पे पावर 1 या सिर्फ आप 2 लिख दें।
क्लियर है। अब 3 में देखिए सेम सेम पावर है, तो बड़ा पावर भी 2 ही है, छोटा पावर भी 2 ही है, 2 से छोटा है ही नहीं 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। ये तो विस्तार से हमने किया, और यहाँ पर आप शॉर्टकट ले लेंगे। देखिए आप मतलब मौसों का अर्थ क्या है, मौसों का अर्थ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। देखिए 18 को भी विभाजित करता है और 72 को भी विभाजित करता है, इसका मतलब है इसका मौसों क्या है, 18। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से हल करिए, या आप विस्तार विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी भाग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचपन में ही आप क्लास 5 से सीखते आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि रूट अंडर 12 का परिमयीकरण गुणांक क्या होगा। देखिए कहता है कि रूट अंडर जो 12 है इसका परिमयीकरण गुणांक पूछा जा रहा है कि वह परिमयीकरण गुणांक क्या है। तो देखिए रूट 12 की अगर दी हम बात करें तो इसका गुणनखंड अगर हम करें तो 2 गुना 2 गुना 3 होगा, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2 रूट क्या होगा, 3। तो अब बताइए जो इसके साथ जो परिमेय संख्या है वो क्या है, 2, और अपरिमेय संख्या क्या है, वो रूट 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परिमयीकरण गुणांक क्या है, मतलब परिमेय संख्या के साथ कौन सी संख्या गुना में है, तो रूट 3, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप ये बताइए कि इस संख्या में वह कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कर दी जाए कि यह पूरी संख्या परिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो देखिए रूट 3 में अगर दी हम रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा संख्या किस में बदल जाएगा, परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से समझिए। एक तो हमने क्या कहा कि परिमयीकरण गुणांक पूछा जा रहा था, तो रूट 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो रूट 3, तो इसका गुणांक रूट 3 हो गया। ये तो शॉर्टकट है। दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया कि ये जो पूरी संख्या है इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाए कि ये जो पूरी संख्या है ये पूरी संख्या क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए, तो रूट 3 से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले तो आप आराम से बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन का सीरीज हमने लेके आया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर खुद भी लिख करके आप जो है कमेंट में आंसर कर सकते हैं। उससे भी आपको जो है कि बहुत बेहतर अनुभव होगा और आप अच्छे तरीके से प्रश्न को करने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी भी और एक्सपीरियंस भी डेवलप होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कहता है कि p जो है वह कोई धनात्मक पूर्णांक है, प्लस वाली संख्या है, तो कहता है कि तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो कहता है कि बताइए इसमें से जितना भी ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जहां पर कि p का मान अगर प्लस में लिया जाए। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या है बाबू, कि p का मान जो है प्लस में ले रहे हैं हम, ठीक है, प्लस में ले रहे हैं p का मान। तो बताइए p का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर पुट कर दें, कोई भी मान अगर पुट कर दें तो वह सम ही निकल करके आए। तो देखिए अगर दी मान लीजिए हम 1 पुट करना चाहते हैं, एक एक करके आप करिए। अगर 2 में p का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, क्या निकल के आता है, सम संख्या। अगर हम 2 भी पुट करते हैं तो 2 गुना 2 4, क्या निकल के आता है, सम संख्या। तो ये हमेशा हमको क्या दे रहा है, सम संख्या दे रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम p का मान 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 हो जाता है। अब तुमको लग रहा होगा कि ये तो भी सम हो गया, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा क्या, 2 रख के देखिए 2 + 1 3 हो जाता है। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये हमेशा सम दे रहा है, सम पूर्णांक नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब देखिए p जब हम 1 रखे तो विषम हो गया, 2 रखे सम हो गया, तो ये भी कभी सम और कभी विषम दे रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर p का मान 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2 होता है, अब +1 तो यहाँ पर 3 हो जाता है, जो कि विषम संख्या है। तो हमारा इकलौता ऑप्शन ए ऐसा है जहां पर कि भी कोई भी धनात्मक संख्या आप रखेंगे तो रिजल्ट हमेशा सम ही होगा। आप साथ ही रख के देखिए, 7 × 2 14, जो कि एक सम संख्या है। क्लियर है बच्चों। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार हम शांत की बात करें तो बताइए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। आपने पढ़ा है कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होगा। तो किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब वह भिन्न, मान लीजिए कि कोई भिन्न p बटा q के रूप में है, तो जब वह भिन्न p बटा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस रूप का होगा, या n आगे या m पीछे दे सकते हैं आप, इस रूप का अगर दी है तो वह क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा वह क्या होगा, अशांत होगा। हम सिंपल से शब्दों में बात करें तो अगर यदि किसी भी संख्या के हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है आपका, जो हर है उसमें जो है कि आप अगर दी हर है तो हर में अगर 2 और 5 से भाग लग रहा है केवल, तो वह जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग रहा है तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये आपस में कट भी रहा है, तो कोई कट नहीं रहा है। अब सबसे आप जो है क्या करेंगे, नीचे वाला हर को चेक करेंगे। देखिए 81, 81 में देखिए 2 और 5 के अलावा किसी संख्या से भाग लगता है क्या, तो 81 में हम देख रहे हैं 3 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब ही तो शांत हो ही नहीं सकता है। शांत कब होगा, शांत कब होगा, जब 2 से भाग लगेगा या तो 5 से भाग लगेगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या से भाग लग रहा है तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो शांत होगा। अब देखिए 41 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये तो अशांत ही होगा। अब 45 खुद एक, देखिए 45 में आप देखिए 5 से भाग लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए 3 से भी भाग लग रहा है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। देखिए यही शॉर्टकट तरीका है, और जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आसान तरीके का, उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में टाइम बचने वाला है। तो यहाँ पर हम अगर पूरा सबका हम अभाज्य गुणनखंड करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या बताएं, सिंपल सा बताएं कि आपको क्या चेक करना है कि 2 और 5 के अलावा अगर और किसी भी संख्या से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है बच्चा, तो वह है अशांत दशमलव प्रसार। देखिए 80 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 2 और 5 के अतिरिक्त जिससे कि अभाज्य संख्या जिससे कि वह विभाजित हो। अगर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका इकलौता बचता है जो कि सही आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है, आप चेक करिए, 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आप देखिए 40, फिर 2 से भाग दीजिए, 20, फिर 2 से भाग दीजिए, 10, फिर 2 से भाग दीजिए, 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल और केवल 2 और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम 19/80 की बात करें तो ये 19/2 पे पावर 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और 5 आ रहा है 1 बार। तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। क्लियर है। तो इतना करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, तो हम जो हर है ना उसमें चेक करेंगे कि क्या 2 और 5 के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो वह शांत होगा, अगर लग रहा है तो वो क्या होगा बच्चा, अशांत होगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। चलिए चेक करके देखते हैं। तो इस बार हम क्या चेक करेंगे, तो देखिए ऐसा हम नीचे वाला भिन्न ढूंढेंगे जिसमें 2 और 5 के अलावा किसी और से भाग लगता है। तो देखिए इसमें तो 2 और 5 से लग रहा है, इसमें 2 और 5 इसमें लग रहा है, तो हम देखेंगे 121 में आप देखेंगे 11 से भाग लग जाता है, तो 2 और 5 के अलावा 11 से लग गया। इसका मतलब यही ऐसा ऑप्शन है मेरा जो क्या होगा, वो शांत होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और भी ज़्यादा बेहतर और आसान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा तरीका अपनाइए जिसको कि एक बार आप प्रश्न को देखें और आप बगैर विदाउट पेन का आप उसको हल कर सकें। जब आप ऑब्जेक्टिव को समय रहते हल कर पाएंगे तभी आप एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे और आप पूरा प्रश्न का जवाब दे के आएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय ले लेते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब भी आपको शांत और शांत की बात होगी आप देखेंगे 2 और 5 के अलावा क्या कोई और ऐसी संख्या है जो कि इसको विभाजित करता है। अगर करता है तो वो अशांत होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। मतलब जब हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर कितना आता है।
चलिए समझते हैं जरा। तो देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं आप, तो कर दीजिए 64 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे तो 32, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2 और फिर 2 से 1। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आप 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार आता है? तो 2 आता है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर 6। तो बताइए 2 का घात कितना है? तो 2 की अगर हम घात की बात करें तो कितना है पावर 6? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि महत्तम समावर्तक PQ गुना लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर क्या है? देखिए दो संख्या है, एक P और दूसरा Q। कहता है कि दो संख्या PQ है, कहता है कि मौसौ किसका? PQ का गुना लौसौ किसका? तो PQ का। ठीक है, तो मौसौ PQ का गुना लौसौ PQ का, तो बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? P गुना Q। क्लियर है? यानी मौसौ गुना लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या मौसौ गुना लौसौ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दो संख्या तो P और Q है, एक संख्या P है और दूसरा संख्या Q है, तो P मल्टीप्लाई Q, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। देखिए आपके पास एक भाग एल्गोरिदम दिया गया है A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए कहता है कि इसमें A कितना है बाबू? तो A है 37, A है आपका 37। चलिए ठीक है। अब B कितना है? B है 4। अब देखिए दोनों साथ में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप Q लिख दें या मल्टीप्लाई Q लिख दें। अब देखिए R का मान कितना है? 1। तो कहता है कि बताइए Q का मान क्या होगा? एकदम आसान है, आप 1 को इधर लेके आइए, 37 माइनस 1 इक्वल टू 4Q। अब 37 में 1 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा ये 36 इक्वल टू 4Q। आप 4 को इधर लेके आएंगे, 36 अपॉन 4 इक्वल टू Q। आप कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आप ये, अब इसको कटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 9। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 156, क्लियर है? कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे और 2 का घातांक देखेंगे कि 2 का घातांक कितना है। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, करिए आप। देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, एक इसमें आएगा 8, 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, फिर 2 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से दीजिए, 33 39। तो बताइए 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 2 बार आता है, 3 1 बार आता है और 13 भी 1 बार आता है। क्लियर है? तो किसका पूछा जा रहा है बाबू? पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक क्या है? तो 2 है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है सबको? स्पष्ट है? ठीक है? कोई दिक्कत है? कहीं पे लग रहा है कि कोई डाउट है या कोई समस्या लग रहा है, कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं और अच्छे से समझाया जाए या और क्लियरिटी के साथ बताया जाए, तो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका ऑब्जेक्टिव का अपलोड होगा उसमें बेहतर तरीके से सुधार की आवश्यकता अगर होगी तो और की जाएगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय संख्या नहीं है? अगर हम इस संख्या की बात करें तो 2 प्लस रूट 3 ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? अब देखिए 5 माइनस रूट 3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 बटा रूट 5 ये भी एक अपरिमेय है। तो ये आपका अपरिमेय हो गया, ये भी आपका अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? अब देखिए इसको चेक करते हैं। अब आपके मन में संचय हो रहा होगा कि सर रूट 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, ऑप्शन ही गलत है सब। लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है, आप कई बार बच्चे हड़बड़ में छोड़ देते हैं कि सारा का सारा अपरिमेय है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है,
आप जरा इसको हल करिए। देखिए हम साइड में इसको हल कर रहे हैं, √12/√3। अगर आप 12 का वर्गमूल निकालो तो ये आपका 2√3 हो जाता है। अब /√3 हो जाता है, ये कटेगा बाबू, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? तो देखिए आपका ये 2 कौन सी संख्या है? तो 2 है परिमेय संख्या। 2 कौन सी संख्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संख्या निकली जो कि क्या है? अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन डी, क्योंकि इसका उत्तर क्या आता है हल करने पर? 2 आता है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई आपत्ति लग रहा है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया गया है। अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं, अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। देखिए एकदम आसान तरीका है, बेहद आसान तरीका से हम बताएंगे। 0.105, अब इसको P/Q के रूप में बदलना, वो भी शांत दशमलव प्रसार के रूप में आप इसको बदल दीजिए। आप देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, जब भी ऐसा सवाल देखने के लिए आए आप देखिए दशमलव को हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 0.5, आप दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव की जगह पर 1 डालिए। इतना तो कर सकते हैं, हर बच्चे कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे को मैथ जो है बहुत भारी लगता है, बहुत लगता है कि नहीं बन पाएगा, ये हम फेल कर जाएंगे। इतना भी मतलब भारी नहीं है, ये केवल एक मन में आपका भ्रम हो गया है, समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं। देखिए दशमलव को हटाएंगे, कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। अब देखिए जितना अंक है दशमलव के बाद, जितना डिजिट दिया गया है, आप उतना जीरो नीचे बैठा दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चे कर पाएंगे, यहाँ तक कर पाएंगे। अब देखिए बहुत हम टाइम ले करके इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए आप, अगर आप इसको लग रहा है कि कट रहा है तो कटाएंगे। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि इस प्रकार से बदल देते हैं, और 1000 है, 1000 को बदल देंगे और फिर ऑप्शन में ढूंढेंगे, मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन डी को टिक लगा देंगे। गलतियां होती है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आप डायरेक्ट आप 1000 का करोगे, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, आप किसको टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर ये कट रहा है, पहले आप इसको सरलतम रूप में लाइए, कटा करके भिन्न को सरलतम रूप में लेके आइए, आप इसको कटाइए। 105 को देखिए 5 से कटाएंगे हम, ठीक है, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 और 5 एक बार में 21। अब देखिए 5 दूना 10, 200 आ रहा है। क्या और भी कटेगा ये? अब नहीं कटेगा। तो ये 21 बटे कितना आ रहा है भाई? 200 आ रहा है। क्लियर है? अब हम देखिए 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर है? तो 200 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 200 का कर देते हैं। देखिए 100, अब फिर 2 से करेंगे आप 50, 2 से करेंगे 25, फिर आप 5 से करिए 5 × 5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड जब हमने यहाँ पे किया है तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि 2 जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 21 बटा, देखिए 21/2 कितनी बार आया? 2 आया 3 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। जरा आप मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मैच कर रहा है। 21/2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2, ऑप्शन जो है ये बी, ठीक है, ये आपका मैच कर रहा था। तो यही आपका क्या है? सही उत्तर है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर 5 3 बार आ रहा है जो कि गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो कभी भी इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मारेंगे। कई बार बताएं बच्चे, यहाँ पर 1000 का ही आप जो है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं और जिसके वजह से ऑप्शन डी आ जाता है आंसर में। क्लियर है? थोड़ा सा आप गड़बड़ करेंगे पूरा दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आप खुद पहचान सकते हैं कौन परिमेय है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो बचा ये, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब कैसे हुआ ये परिमेय संख्या? तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे 10 + 100 का क्या होगा बाबू? 10, तो क्या आ जाएगा? 20। तो 20 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? चले नेक्स्ट में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? वही प्रश्न आ गया शांत और शांत वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 2 और 5 के अलावा किसी संख्या से भाग लगता है। अगर किसी संख्या से और से भाग लग गया तो वो अशांत हो गया। देखिए, अगर हम 210 की बात करें तो 210 में 2 और 5 के अलावा 3 से भी भाग लगता है, तो ये तो अशांत है भाई। 75 में भी 3 से भाग लगता है, ये भाई अशांत है। 88 में 11 से भाग लगता है, ये भी अशांत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपको अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट पेन का आंसर ले आएंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी लिए गए हैं। अब कहता है कि इनमें से देखिए कथन दिया गया आपको कि मौसौ गुना लौसौ ए बी का बटा ए बी है बराबर क्या होगा। तो देखिए, आपको पता ही है। देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट लिख देते हैं कि मौसौ लिया गया है। किसका मौसौ लिया गया है? तो ए बी का गुना लौसौ लिया गया बाबू, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम किसका लिया गया? ए बी का, बटे कह रहा है ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी। अब जरा एक बात बताइए, मौसौ ए बी का गुना लौसौ ए बी का, तो मौसौ गुना लौसौ बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी यानी ए बी। ठीक है, ए गुना बी यानी ए बी। क्या हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं? नीचे ए बी दिया हुआ है, ये कट के बाबू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या कहने का अर्थ है भाज्य संख्या। अगर आपको पता नहीं है हम बता दें, भाज्य संख्या को ही बाबू क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या किसको कहते हैं? तो अगर हम यौगिक संख्या की परिभाषा बता दें तो यौगिक संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं, ऐसा प्रकृत संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, यानी एक और स्वयं के अलावा उसमें और भी संख्याओं से भाग लग रहा है, तभी वह क्या कहलाएगा? यौगिक संख्या कहलाएगा, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो देखिए, 11 का एक और 11 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता। 21 देखिए आपका 21 का अगर दी हम बात करें तो इसमें 1 से लगता है, 21 से लगता है, 3 से लगता है, 7 से लगता है। इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये ऑप्शन 31, इसका एक और स्वयं से भाग लगता है और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्लियर है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो कहता है कि बताइए कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताइए अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। क्लियर है? अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या एक ही संख्या होती है। यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें कि एक और स्वयं से भाग लगे, किसी और संख्या से भाग नहीं लगता हो। क्लियर है बाबू? अब देखो, बताओ जरा इसमें कि ऐसा वह कौन सा संख्या है जिसमें कि एक और स्वयं से भाग लगता है। तो 31 ऐसा यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। 38 तो होगा नहीं, 19 से ही भाग लगता है। 39 होगा नहीं, 13 से भाग लगता है। 33 में 11 से भाग लगता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। कहती है कि 2 संख्याओं का मौसो 27 है। क्लियर है? स्पष्ट कह रहा है 2 संख्याओं का मौसो 27 है। कहता है लौसो 162 है। लौसो कितना है बाबू? 162 है। कहता है यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्लियर है? अब बताइए 2 संख्याओं का मौसो कितना दिया गया? 27। मैं यहाँ पे लिख दूं मौसो कितना है? 27। लौसो कितना है बाबू? लौसो दिया गया आपका 162। अगर हम पहली संख्या की बात करें या एक संख्या की बात करें तो आपको पहली संख्या दे दी गई है 54। क्लियर है? तो पहली संख्या कितनी दे दी गई है? 54 दे दी गई है। यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहली संख्या कितना दे दिया गया है? 54 दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो मौसो गुना लौसो बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या। क्लियर है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप मान पुट करिए। मौसो कितना है? 27 है। लौसो कितना है? 162 है। पहली संख्या 54 लिया हमने। दूसरी संख्या आप x भी ले सकते हैं या दूसरी संख्या ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 54 को इधर लेके आए। 27 मल्टीप्लाई 162 बटे 54। क्लियर है? बराबर है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या। क्लियर है भाई? यहाँ तक स्पष्ट है। 54 से आप इसको डिवाइड करिए, 54 से आप इसको कटाइए, देखिए कितना आता है। 3 बार में ये कटेगा क्या? ये 3 बार में कटेगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 बार में कटेगा। आप इसको 27 गुना 3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 8, 81। 81 आ रहा है। दूसरी संख्या कितनी आ रही है? तो दूसरी संख्या आ रही है 81। क्लियर है बाबू? ऑप्शन डी। तो एकदम आसान है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप वही लगाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू मौसौ गुना लौसौ। क्लियर है? चले नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 12, 15, 21 का मौसौ क्या होगा। देखिए इसका अगर हम शॉर्टकट की बात करें मौसौ निकालने का तो बेहद आसान तरीका है, लेकिन आप इतना भी शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सबसे दो बड़ी संख्या ढूंढेंगे या दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसके बीच का अंतर कम हो। तो देखिए 15 और 21 के बीच का अंतर देखिए, यह 12 और 15 सबसे नज़दीकी संख्या है। दो सबसे नज़दीकी संख्या ढूंढना है तो 12 और 15 का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब मौसम हमारा 3 ही होगा। क्लियर है? मतलब अगर दो से अधिक संख्याएं दी गई है, मौसम पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ढूंढेंगे दो नज़दीकी संख्याओं को और उसके बीच का जो अंतर होगा वही उसका मौसम होगा। तो मौसम इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी ऐसा अंतर आपको मिल जाएगा कि वो नहीं होगा, तो आप उसको उससे ही कटने वाली जो संख्याएं होगी वही उसका मौसम होगा। क्लियर है? या आप इसको बना दें जैसे हम बनाते हैं, जो हम लोग का रूल है। तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 2 बार आएगा और 3। क्लियर है? 15 का करेंगे आप तो 15 का कितना आएगा? 3 गुना 5। 21 का कर दीजिए, 21 का कितना आएगा? 3 गुना 7। अब देखिए मौसम निकालने का क्या तरीका हम बताएं कि तीनों में मिलने वाली संख्या ढूंढिए कि तीनों में मिलने वाली संख्या कौन सी है। तो तीनों में मिलने वाली संख्या देखिए 3 है। 3 ही केवल ऐसी संख्या है जो तीनों में मैच करता है, तीनों में मिलता है। तो मौसम हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो आपका बोर्ड एग्जाम कहता है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कहता है q जो है ना बाबू, q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब q का मान जो है प्लस में लिया गया है। कोई दिक्कत? प्लस में लिया गया इसी प्रकार से। अब कहता है कि ना q एक ऐसा संख्या है कि अगर इसमें हम पुट कर दें, ऐसा पुट कर दें q का मान, तो वो हमेशा विषम ही निकाल के दे। क्या निकाल करके दे? विषम पूर्णांक निकाल करके दे। तो बताइए, हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे q का मान 1 पुट कर देते हैं तो 6 आता है। 6 क्या है बाबू? सम है। अगर 2 पुट करते हैं 6 दूना 12 आता है, जो कि क्या है? सम है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये हमेशा सम दे रहा है, तो होगा नहीं ये। क्लियर है बाबू? ये सम दे रहा है तो होगा नहीं। आप देखो यहाँ पे पुट करके देखो तुम, तो 6 गुना 1 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ पर भी रिजल्ट सम आ रहा है। क्लियर है? फिर यहाँ पे चेक करते हैं, 6 गुना 1 6, 6 प्लस 1 7, विषम। क्या 2 रखने पर भी विषम आता है? चेक करिए, 6 दूना 12, 1 13, विषम। क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख दें विषम आएगा? 5 रख के देखते हैं, 6 पंचे 30 और 1 31, विषम संख्या। मतलब यही वह संख्या है, यही वह रूप है जिसमें q का मान अगर धनात्मक पूर्णांक रख दिया जाए तो वह हमेशा क्या होगा? तो वह हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। एक प्रश्न देखिए ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट में चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है। तो देखिए जितनी भी परिमेय संख्या होती है, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, सब एक वास्तविक संख्या होती है। आपको पता ही है जितनी भी संसार में संख्याएं होती है वो सब क्या होती है?
वास्तविक संख्याएं होती है केवल और केवल काल्पनिक संख्या को अगर हटा दिया जाए तो जितनी संख्या है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए अपरिमेय संख्या की अगर दी हम बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपसे अगर पूछा जाए तो पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बाबू? √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2/5, √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो यही नहीं है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अपरिमेय संख्या है, इसमें सारा ऑप्शन गलत है। तो देखिए आप चेक करिए, हड़बड़ाइए नहीं, चेक करिए। आप देखिए 75 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3√75/√148। जब इसको हल करेंगे तो 75 का वर्गमूल क्या निकलेगा बाबू? 5√3। क्लियर है? 48 का कितना निकलेगा? 4√3। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए √3 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? √3 से √3 कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 15/4, जो कि एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसको हल करते हैं बाबू तो 15 क्या आता है? 4। कोई दिक्कत? चलें नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बिल्कुल आसान है। 27 नंबर कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो इनका मौसो अगर 19 है तो इनका लॉसो क्या होगा? तो आपको पता ही है लॉसो बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो लॉसो बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2166 दिया गया है, बटे क्या? बटे मौसो, बटा 19। कटा दीजिए आप इसको, कटाइए। तो आप 19 से कटाएंगे, एक बार में कटेगा 19 से, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। फिर ये एक बार में कटेगा 19 से, तो उधर बचा आपका 6 और एक 7, 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार में तो 76 कट जाएगा, तो निकला 114, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, तो कहता है इसका लॉसो क्या होगा? बताइए इसका लॉसो क्या होगा? तो देखिए आपका लॉसो निकालने में हम बताए थे कि जो भी संख्या दी गई है उसका अधिकतम मान लेते हैं, ठीक है, और लॉसो में न्यूनतम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो 2 है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 पावर 4। तो आप जब लॉसो की अगर हम बात करें तो 2 पे पावर 4 आएगा। अब देखिए 5 दोनों मैच कर रहा है तो 5 एक बार आएगा, 3 नहीं है मैच कर रहा है तो लिखेंगे, 7 नहीं मैच कर रहा है तो लिखेंगे। आप मल्टीप्लाई करिए, 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, और 16 गुना 5 कितना हो जाएगा? 80, और 80 गुना 21, ठीक है। 16 गुना 5 80 हो गया, और गुना 21। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8, 8 दूना 16, 1680, ऑप्शन डी। क्लियर है? 1680 आ रहा है, कोई दिक्कत? तो हम क्या बताएं कि अगर लॉसो की बात हो तो लॉसो में जो अधिकतम पावर, जो संख्या दिया गया है ना, उसका अधिकतम पावर वाले को लेते हैं। जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखते हैं, जो मैच नहीं कर रहा है उसको लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो कहता है कि ये जो संख्या दी गई है कौन सी संख्या है? देखिए अगर कोई संख्या लगातार क्रम में बढ़ रहा है तो वह परिमेय होगा। अगर कोई संख्या लगातार नहीं बढ़ रहा है, देखिए 13 था पहले, अब फिर 113 हो गया, फिर 1113 हो गया, इस प्रकार इसका जो ऑर्डर है ना ये निश्चित नहीं है, इसी प्रकार ये आगे चलते रहेगा। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अगर मैं कहूं कि 0.3333 एक ही संख्या बार बार आ रही है तो याद रखिएगा ये संख्या परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसको हम p/q में बदल सकते हैं। इसको हम बदलेंगे तो इसका 3/9 आएगा। अगर हम वहीं कहें कि 0.121212 इस प्रकार से चल रहा है, ये कौन सी संख्या होगी बताइए? तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को हम लिखेंगे तो 0.12 पे लाइन दे सकते हैं और इसको हम p/q में बदल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह परिमेय होगा।
अगर यहाँ पर देखिए ये परिमेय क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले 13 था, फिर 113, फिर 1113, तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं हम कि ये संख्या बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सहभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? 1 होता है। आप कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, सहभाज्य संख्या का मौसो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? पहले भी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो आप m का कोई धनात्मक मान लेकर के चेक करिए। कोई भी धनात्मक मान लीजिए, 1 लीजिए, 4 गुना 1 4, 4 2 6, सम आ रहा है, चेक करना विषम है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आप चेक करिए, 4 गुना 1 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, सम आ रहा है। 2 रख के देखिए, 4 दूना 8, 8 4 12, सम, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखिए 4 गुना 1 4, 4 प्लस 1 5, विषम आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी विषम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहते हैं यदि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, भाग एल्गोरिथम वाला दिया गया आपके पास। आपको कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू दिया गया है क्यू एक्स इंटू जी एक्स, तो कहता है कि पी एक्स का घात 6 है, जी एक्स का घात 2 है। पी एक्स का घात कितना है? 6 है, और क्यू एक्स का घात 2 है। तो बताइए पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा? देखिए आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा कि पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात बराबर, तो क्या होगा फार्मूला इसका? तो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। क्लियर है? तो पी एक्स का घात कितना है बाबू? पी एक्स का घात है 6, क्यू एक्स का घात कितना है? तो क्यू एक्स का घात, देखिए जी एक्स का घात, यहाँ पर देखिए जी एक्स है तो आप जी एक्स कर दें, यहाँ पर भी आप जी एक्स कर दें। तो जी एक्स का घात कितना है बाबू? 2 है, तो आप घटा दो, कितना आ रहा है? 4, ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए। तो आप डायरेक्ट भी करेंगे, जी एक्स क्यू एक्स इंटू जी एक्स दे रहा था, शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? अगर हम 64 का वर्गमूल निकाल दें, 64 का अगर दी हम वर्गमूल निकालें तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट अंडर 64 होगा, जिसका वर्गमूल क्या होता है? 8। अगर दी हम 64 का घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल देखिए क्या होगा? तो घनमूल हो जाएगा 3 रूट 64, 3 रूट 64, जो कितना आएगा निकल करके? 4 आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तभी ना 64 होगा। तो कहता है कि इसको भाग दिया जाए, 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग दिया जाए। भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है? तो 2 आ रहा है। 64 के वर्गमूल में जब 64 के घनमूल से भाग देते हैं तो क्या आता है? तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 2, कितना आ रहा है? 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बेहद आसान है। 64 का वर्गमूल निकालना था, 64 का घनमूल निकालना था। कह रहा है 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देना है, तो 64 के घनमूल से जब हम भाग देंगे तो 2 आ रहा आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसो 1 होगा। आप 2 और 3 का मौसो निकालिए, 1 होगा। कोई भी लगातार 10 11 का मौसो निकालिए, 1 होगा। तो कोई भी 2 लगातार क्रमागत संख्या दी गई हो उसका मौसो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? कई बार ऐसा प्रश्न आ गया है, तो सम पूर्णांक का रूप आप रख कर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 रखिए, 2 गुना 1 2 सम, 2 रखिए, 2 गुना 2 4 सम, तो ऑप्शन डी सम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ऐसा सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऐसा सवाल भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अशांत चेक करना है तो हम क्या ढूंढने के लिए बताए थे? 2 और 5 के अलावा अगर किसी और से भाग लग रहा है तो वो अशांत है। 50 इसमें 2 और 5 से भाग लग रहा है। 243 में देखिए 2 और 5 के अलावा 7 से भाग लग रहा है। ये आपका क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये अशांत हो जाएगा आपका। क्लियर? आप चेक कर लीजिए। 243 में आपका जो है कि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या से भाग लग रहा है, तो ये आपका क्या होगा? अशांत होगा। हल करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और फिर आप अदर क्वेश्चन बनाने में समय नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? कहता है कि शून्य को छोड़ करके मतलब एक ऐसा परिमेय संख्या है जो शून्य नहीं है और एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ये दोनों संख्या को छोड़ने पर, क्लियर है, दोनों संख्या को छोड़कर कहता है कि वह एक संख्या है जो शून्य नहीं है। ठीक है, तो शून्य नहीं है
तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो देखिए चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 36 से 38, ठीक है। इसका 37 36 लगता है हट गया है। चलिए ठीक है, उसको देख लेंगे हम लोग बाद में। 45 तथा 60 का मौसो क्या है? तो 45 और 60 का मौसो क्या है? तो 45 और 60 का मौसो निकालिए। अभी हम शॉर्टकट ही बताए थे कि 45 और 15 के बीच, 45 और 60 के बीच का अंतर देखिए कितना है? 15। तो देखिए क्या 15 से दोनों संख्या विभाजित है? तो 45 में भी 15 से भाग लगता है, 60 में भी 15 से भाग लगता है, यानी मौसो हमारा 15 ही होगा। क्लियर है? ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। आप बनाएंगे कैसे? आप समय बचेगा अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं, या आप बनाइए, आप 45 का आप निकाल दीजिए, आप जो है कि अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 45 का अभाज्य गुणनखंड? तो देखिए 45 का अभाज्य गुणनखंड की अगर दी हम बात करें, इधर निकाल देते हैं आपका, तो 3 15 तिया 45, फिर देखिए 3 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3, यानी 3 का स्क्वायर लिख देते हैं सीधा, और गुना 5। फिर क्या है? 60 है, तो 60 का क्या है? तो 60 का भी निकाल देते हैं, तो 2, तो हो जाएगा आपका, तो 2 से आप भाग दे दीजिए 30, फिर 2 से भाग दीजिए 15, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 बचे 15, तो 2 पे पावर कितना आ रहा है? 2 गुना 3 गुना 5। मौसो पूछा जा रहा है, तो देखिए 2 का मैच कर रहा है, 2 क्या नहीं मैच कर रहा है? 3 मैच कर रहा है मैच। 3 का न्यूनतम पावर लेना है। मौसो जब लेंगे आप न्यूनतम पावर, तो 3 का न्यूनतम पावर है 1, फिर 5, तो आंसर आ रहा है 15। तो ठीक है, आप ऐसे भी चेक करिए, या जैसा कि हम अंतर वाला बताएं तो आप उस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए, कहता है 0.7 पर आवर्त है, 0.7 पर आवर्त है, इसको P बटा क्यों बदलिए। हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि आप इसको क्या करेंगे, तो आप दशमलव के बाद जितना अंक है बटे में उतना 9 दे दीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पाई बटे 3 कौन सी संख्या है? बताए थे पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई बटे 3 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है कि 0.8 पे आवर्त है और 0.2 पे आवर्त है। देखिए 0.8 पे आवर्त है, 0.8 को आप भिन्न में बदलिए, 8 पे आवर्त है, इसको भिन्न में जब आप बदलेंगे तो 0.8 पे आवर्त को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो 8/9 होगा। 0.2 को जब आप आवर्त से हटा करके 10 भिन्न में बदलेंगे तो 2/9 होगा। अब दोनों का क्या कह रहा है? गुणनफल, तो 8/9 गुना 2/9, तो कितना हो जाएगा? 16/81। ऑप्शन क्या? बी। क्लियर है? कई बार आपको हो सकता है बीच में प्लस दे दे, तो यहां पर आप प्लस दे करके निकालेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, कहते हैं ए और बी एक अभाज्य संख्या है, और कहते हैं कि तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। देखिए जब दो अभाज्य संख्या का लॉसो आपसे पूछा जाए कि बताइए दो अभाज्य संख्या इसका लॉसो क्या होगा, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो कहता है इसका लॉसो क्या होगा, तो इसका लॉसो क्या होगा? 6। तो दो अभाज्य संख्या का लॉसो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो उसी तरह ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा? तो दोनों का मल्टीपल, यानी ए इंटू बी। क्लियर है? इसका डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, जो कि टाइपिंग में छूट गया। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए इंटू बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 43 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4। क्लियर है? सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर दी हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दोनों का क्या पूछ रहा है बाबू तुमसे? तो कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो 4 और 2 का मौसो क्या होगा? तो 4 और 2 का मौसो, तो 4 और 2 का मौसो क्या होगा? 2। बेहद आसान मौसो निकालना है इसका। चलें आगे। चलिए, यदि 65 और 117 का मौसो
65m माइनस 117 है। देखिए 65 और 117 का मोसो दिया गया है कि 65 और 117 का मोसो इतना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 और 117 का मोसो निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो देखिए 65 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, और 117 में आप भाग दीजिए, कितना से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, तो 3 से भाग दीजिए आप, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 11, 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे आप, 13 तिया 39। तो 65 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 5 गुना 13, और 117 की हम बात करें तो 3 का स्क्वायर गुना 13। तो इसका मोसो कितना आ रहा है, मोसो आ रहा है 13। अब ध्यान से देखेंगे जरा, कह रहा है कि 65 और 117 का मोसो कितना है, 65 और 117 का मोसो है 65m माइनस 117। ठीक है, समझिएगा जरा, 65 और 117 का मोसो कितना है, तो 65m माइनस 117 है। क्लियर है, 65m माइनस 117 है। तो देखिए 65 और 117 का मोसो कितना निकाले हम लोग, 13। कितना निकाले, तो 13 निकाले। तो क्या हम इसके जगह पर 13 रख सकते हैं, ये भी इसका मोसो है और इसका ये भी मोसो है, तो 65m माइनस 117, इसको इधर लेके आइए। तो 13 प्लस 117 जब जोड़ेंगे आप तो देखिए कितना आता है, जोड़िए, 7 3 10, 1 1 2, 1 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, 130 इक्वल टू 65m। जब आप इसको कटाएंगे तो 2 बार में ये कटेगा, इसका मतलब है कि m का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है, m का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए ये भी अक्सर बच्चा एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को छोड़ जाता है, मुश्किल नहीं था। 65 और 117 का मोसो 13 है, जो कि कह रहा था 65m माइनस 117 के रूप का है। तो इसका मोसो मोसो के बराबर होगा, क्योंकि 65 और 117 का ही मोसो है दोनों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2 का, 10 का और 20 का लोसो क्या होगा, तो इसका आप लोसो निकाल दीजिए। तो देखिए इसका लोसो कितना होगा, 20। ठीक है, और इसका मोसो कितना होगा, तो मोसो की बात करें तो 2, 2 तीनों को भी डिवाइड करता है। तो अब कहता है कि इसका लोसो और मोसो का अनुपात, याद रखिएगा पहले लोसो कह रहा है, बाद में मोसो कह रहा है, तो मोसो नीचे होगा। तो लोसो कितना आया था, 20, मोसो कितना आया था, 2, कटाइए, 10 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 10/1 यानी 10:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार इसी में पूछेगा कि मोसो और लोसो का अनुपात क्या होगा, तो उसमें मोसो ऊपर और लोसो नीचे होगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 140 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दिया गया, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, इसी बार पूछा गया एग्जाम में। 140 इक्वल टू दी पावर x मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर y मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर z। तो देखिए कहता है कि x प्लस वाई माइनस z का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए 140 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 140 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 70, 2 से 35, फिर 2 से 3 से खाएगा, 5 से खाएगा, ये 5 सते 35। तो देखिए 140 बराबर क्या हो रहा है, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। पावर पावर को जब आप मैच करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि x का मान 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है। क्लियर है, और z का मान भी, y का मान 1 आ रहा है और z का मान भी 1 आ रहा है। क्या निकालने कहता है, निकालने कहता है x प्लस वाई माइनस z। x का मान 2, y का मान 1, z का मान 1, कट के कितना आ रहा है, 2, ऑप्शन ए। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बनाइए। यहाँ पर कई बार प्लस दे करके इसी एग्जाम में पूछा गया 2024 में, फर्स्ट सिटिंग में प्लस दिया था, सेकंड सिटिंग में यही है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, इसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा, आराम से बना सकते हैं आप।
तो इस प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न हम पहले ही बता चुके हैं। आप इसका आंसर कमेंट में करिए कि इसका आंसर क्या होगा अपने से बना करके। क्लियर है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम बता दिए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, इनका 917 है, आप 17 से उसको डिवाइड करिए। ये आपके लिए है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? देखिए 5005 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड आते हैं। 5 से भाग दीजिए 1 0 0, इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए किससे भाग लगता है? 11 से लगता है क्या? 11 से देखिए 11 9 बार में 99, फिर एक 11 91 हो जाएगा। ये फिर देखिए किससे भाग लगता है? 7 से या 13 से। 7 से भी लगेगा, 7 1 7, 13 91 हो जाएगा। ये नहीं 3 होगा यहाँ पे 27, 7 2 9 होगा, 21 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 से लगेगा। क्लियर है? 7 21। तो कितना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है इसमें? 1 2 3 और 1 4। ऑप्शन कितना? बी। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए इसी पर आधारित आपको और भी प्रश्न दे सकते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है। कहता है कि 6x⁴y और 12xy, कहता है कि बताइए इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, इसका मौसो क्या होगा, बताइए। तो देखिए अगर दी हम 6 की बात करें तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 6 गुना 3 और मल्टीप्लाई x⁴ मल्टीप्लाई y। इसको भी आप तोड़िए। 4 का क्या, देखिए 12 क्या होगा, 2 पे पावर 2 यानी 4 तिया 12 गुना x गुना क्या y। अब मौसों में क्या हम बताए थे कि जो लोएस्ट आपका डिजिट होगा पावर वाला उसको लेना है। तो 2 एक बार आ रहा है भाई, 3 एक बार आ रहा है भाई। x का न्यूनतम पावर कितना है? 1 है। y का भी न्यूनतम पावर कितना है? 1 है। मल्टीप्लाई करिए 6xy। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलें नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ध्यान देंगे जरा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे आप। 4 दूना 8 कर दीजिए, 8 दूना 16, फिर आप देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग दीजिए आप, 12 दूना 24, फिर 2 से भाग दीजिए 6, फिर 2 तिया 6। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए 48 का 96 का हो जाएगा 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल में चलते हैं। √3 एक संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है कि ये कौन सी संख्या है, बताइए। आप इसको हल करिए, कौन सी संख्या है आप इसको हल करिए। देखिए आप हल कर देते हैं। 6 प्लस √125 ब्रैकेट में है भाई, माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4√5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप इसको हल करेंगे देखिए क्या आएगा। 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? 125 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 होगा, यानी 5√5 होगा। माइनस से आगे सबका चिन्ह बदलेगा। आप यहाँ पर भी देखिए 4√5। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 5√5 में आप यहाँ पे देखिए एक रूट यहाँ पर है, दोनों जुटेगा तो 5√5 होगा, है कि नहीं? तो 6 में 3 घटेगा, देखिए 6 1 7, 7 में 3 घटाएंगे आप कितना होगा? 4। अब देखिए 5√5 में 1√5 घट रहा है, तो 4√5 में 4√5 घट रहा है, तो ये कट जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 4, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट में चलते हैं। दो संख्याएं a और 18 का लॉ 136 है। देखिए a और 18 का लॉ 136 है, मोसो कितना है? 2 है। तो दो संख्याएं जिसमें कि एक संख्या कितनी दी गई है? 1, और दूसरी संख्या क्या है? 18। तो देखिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या है 18, और इसका क्या है? लॉसो कितना है? 36। तो लॉसो क्या है? 36। अब मोसो कितना है? तो 2 है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। क्लियर है? दो संख्या का
दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉस गुना मौसौ। क्लियर है। अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/2 बटे 18, 18 दूना 36, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5, 15, 20 के लॉस और मौसक अनुपात। एक प्रश्न हम पहले ऐसा बना चुके हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। एक प्रश्न और भी होमवर्क में दिए थे, ये भी एक होमवर्क में प्रश्न है। आप इसका आंसर करके कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये भी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 3.27 पर आवर्त है, ये कौन सी संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। आपको हम बताएं कि जितनी भी आवर्ती संख्या होगी वो सभी की सभी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी। अगर इसको परिमेय के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए जो संख्या दिया गया आप उसको लिख दीजिए। अब देखिए जितना अंक पर आवर्त नहीं है उसको लिखिए और घटा दीजिए, और जितना अंक पर क्या है दशमलव के बाद अंक है वहां पावर लिखिए, और जितना अंक दशमलव के बाद जितने अंकों पर आवर्त नहीं है उसको लिखिए। एक भी अंक ऐसा है नहीं है तो 0 देंगे यहाँ पर। अब आप इसको हल करेंगे, 7 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर फिर बचेगा 2 और यहाँ पर 3। अब बटे 100 माइनस 1, तो हमारा आंसर होगा 324/99, जो कि एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कहता है कि 0.32 पे आवर्त है, तो इसको दशमलव लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखना है। एक ही संख्या पर आवर्त है, केवल और केवल 2 पर। कैसे लिखेंगे, तो 32 माइनस करेंगे किसको, तो बिना आवर्त वाली संख्या 3 बटे कितना है टोटल 2, तो 2 देंगे यहाँ पर। दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिसके पास आवर्त नहीं है, तो एक संख्या ऐसी। माइनस करिए, 12 में 3 घटेगा, कितना होगा 9। अब यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर आपके बचा 1, अरे यार 2, 29 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 29/90। ठीक है, तो 29/90 ऑप्शन बी। तो वापस से हम बता देते हैं कि जो संख्या उसको वही लिखना है, और जितना ऐसा संख्या जिस पे आवर्त नहीं है उसको लिखना है, माइनस करना है। दशमलव के पास जितना अंक है उतना पावर देना है, दशमलव के बाद जितना ऐसा अंक है इसके ऊपर आवर्त नहीं है या लाइन नहीं है उसकी संख्या लिखनी है। ठीक है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, मतलब इसमें से आप सबका मान निकाल के देखिए कि किसका मान 2 और 2.5 के बीच आता है। अगर हम इसके मान की बात करें तो देखिए ये 4 चौक 16, 3 तिया 9 होता है, तो 3 से ज़्यादा ही आ रहा है इसका मान। इसका मान 3 से ज़्यादा ही आ रहा है। √5 देखिए ये 22 का मान आपका जो है कि कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 5 25, 4 से ज़्यादा बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। ये भी 4 से बड़ा हो रहा है, ये 3 से बड़ा हो रहा है। ये भी आपका देखिए 3 तिया 9, 3 से बड़ा हो रहा है, बचा एक √5। इसका √5 का मान आप निकालेंगे तो 2.23 के समथिंग आएगा। तो इसलिए आपका आंसर देखिए 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है ये, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, 2 अपरिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो देखिए जरूर 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये गलत है। √2 अपरिमेय है, -√2 भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका गुणनफल -2 जबकि एक परिमेय संख्या है। ये तो गलत कथन है भाई। कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही। एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, इसको जब आप गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर था। याद रखिएगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग दें, अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। ठीक है।
तो यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n कौन सी संख्या होगी? देखिए जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n क्या होगा? देखिए n एक नेचुरल नंबर है इस प्रकार से, तो कहता है बताइए रूट n क्या होगा? तो अगर n का मान लीजिए जाए 1 रखेंगे हम तो 1 निकलेगा रिजल्ट। अगर हम n का मान 2 रखेंगे, देखिए अगर हम n का मान 1 रखे तो 1 निकला, n का मान 2 रखे तो रूट 2a रह गया, n का मान 3 रखे तो रूट 3a रह गया। तो यहाँ से पता चलता है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या निकलेगा तो नहीं, हमेशा अपरिमेय निकलेगा तो ये भी गलत है, क्योंकि जब हम 4 रखते हैं तो इसका 2 निकलता है। हमेशा परिमेय निकलेगा तो ये भी गलत है। तो कभी प्राकृतिक संख्या निकलेगा और कभी अपरिमेय, सही में कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो कहता है n हमेशा भाज्य संख्या होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है, समझिएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो बड़ा भारी लगेगा। छोटा लेते हैं हम, 13,996 नहीं ले 86 नहीं लेते हैं, एक दो संख्या लेके समझते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, अगर हम 2 में 2 अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? 5, जो कि क्या है एक जो कि एक क्या है? तो जो कि एक जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ध्यान देंगे जरा, एक और संख्या हम देखिए इसमें ऐड करते हैं, एक और संख्या ऐड करते हैं इसके बाद 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? तो 3 2 5 5 10, ये तीनों संख्या का ऐड करने पर उत्तर आता है 10, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। फिर एक संख्या हम इसमें अगला संख्या ऐड करते हैं 7, जब ये चारों संख्या को आप ऐड करते हैं तो उत्तर आता है कितना? 17, जो कि एक क्या है? विषम संख्या है, जो कि एक क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह हमेशा क्या रिजल्ट देता है? विषम। जब हम 3 को जोड़े तो क्या निकला? सम। जब फिर हम 4 को जोड़े तो क्या निकला? विषम। यानी अगर हम जो संख्या है उसको सम लेकर के जोड़े, यानी कि सम में जोड़े, जोड़ा में जोड़े, तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा? विषम। लेकिन अगर हम विषम संख्या को जोड़ें तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा? सम। तो देखिए यहाँ पर 13,986 कौन सी संख्या है? सम। तो जब सम संख्या हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है? विषम। रिजल्ट क्या आ रहा है? हमेशा विषम। तो विषम संख्या जब आ रहा है तो किसी से भी, देखिए 6 एक सम संख्या है, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 4 सम संख्या है, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 8 सम संख्या, भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सम संख्या में जब इसको हम जोड़ेंगे तो n का जो वैल्यू निकलेगा वह हमेशा विषम संख्या निकलेगा और विषम संख्या से डिवाइड होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, x टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? देखिए यह इसका एक गुणक है, यह गुणनखंड कहिए। देखिए ये आपका मान लीजिए कि कोई बहुपद है, ये x टू दी पावर n प्लस 1 और x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो कहता है n का मान क्या होगा? जब इसका गुणनखंड है तो x का मान निकला -1, तो कह रहा है n का मान क्या होगा? रख के देखते हैं। जब यानी कि अगर हम x का मान यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो ये पूरा बहुपद क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं, हम रखते हैं यहाँ पर -1। तो जब हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं, ठीक है, जब हम x पे पावर -1 n पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक करके पुट कर रहे हैं। हम पहले 1 ले रहे हैं, जब हम 1 ले रहे हैं तो ये -1 + 1 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर n को हम एक प्राकृतिक संख्या ले तो 0 आ रहा है। 2 रख करके देखिए, यहीं पर n का मान 2 लीजिए, यहाँ n बराबर हम 1 लिए थे, अब यहाँ n बराबर 2 लेंगे। अब देखिए x का मान -1 है, इस पे आप 2 ले लीजिए +1, तो रिजल्ट आता है 1 -1 का स्क्वायर 1 + 1 2। 0 आया क्या? नहीं, क्योंकि अगर इसका ये गुणनखंड है तो -1 रखने पर क्या आना चाहिए? 0। तो अगला एक और चेक करते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं और अब चेक करते हैं। तो -1 पर पावर 3 लिए +1, तो -1 पे पावर 3 लिए तो यहाँ पर -1 + 1 आ रहा है 0। तो देखिए जब ये इसका एक गुणक है तो हमेशा
यानी इस बहुपद का मान हमेशा क्या निकलेगा, 0 -1 रखने पर। लेकिन -1 रखने पर यहाँ पर 0 कब निकलेगा, जब n का मान हम विषम रख रहे हैं। देखिए जब n का मान हम क्या रख रहे हैं, विषम, तभी इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। और जब n का मान सम रख रहे हैं तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर ये इसका एक गुणक है तो इसका मतलब n का मान हमेशा क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको, तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, देखिए कौन सा, तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग लग रहा है बाबू, अशांत है। 21 में भी 3 से भाग लग रहा है, ये भी अशांत है। इसको चेक करिए। अब तुम यहाँ पर कहोगे कि सर इसमें 7 भी है तो ये भी जो है कि अशांत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, कटाइए ना, अगर ये कट रहा है तो कटाइए। 7 पे पावर 3 को जब आप कटाएंगे तो 343 होगा, कट जाएगा ये। तो 1/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या आएगा, ये 3 आएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर जो है सी शांत है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, तो इसको सरलतम रूप में भी बदलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ग संख्या ढूंढने के लिए कह रहा है जो 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 16 का, 20 का और 24 का लॉसो निकाल लेंगे। निकाल लीजिए इसका लॉसो। तो इसका देखिए लॉसो क्या होगा, 2 से भाग दीजिए, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, फिर 2 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 5, 3 दूना 6। इसका पूरा लॉसो कितना आ रहा है, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, तो 240। मतलब तुमको ऐसा संख्या ढूंढना, इसमें वर्ग संख्या होना चाहिए, ऐसा वर्ग संख्या ढूंढना है तुमको जो 240 से पूरा पूरा भाग लगता हो। आपको कोई 240 में 240 से भाग लग रहा है सर, यही आंसर होगा। क्या 240 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। 1600 पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी ठीक है। 2400 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, ये भी खत्म हो गया। इसी दोनों में से कोई उत्तर होगा अपना। तो 224 से भाग दो 16 में, दो को भाग लगता है कि नहीं 1600 में। आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 160 में 24 से भाग दीजिए। 160 में जब आप 24 से भाग देंगे, भाग देकर देखिए, 160 में 24 से भाग दीजिए, भाग लगेगा। 4 पंचे 20, 5 बार में देखिए, 5 2 6, 7 बार में देखिए, देखते हैं 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर डी है। हम भाग देकर दिखा देते हैं, इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, एक बार में भाग दीजिए आप, 240, 0, 6 में 4 घटाइएगा 2, अब यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसमें आप भाग दीजिए, कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। तो यहाँ पर देखिए 0, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए। दो संख्याओं का लॉसो इसके मोसो का 14 गुना है, तो लॉसो तथा मोसो का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए स्पष्ट कह रहा है कि दो संख्या का लॉसो इसके मोसो का 14 गुना है। ठीक है, लॉसो का क्या है, 14 गुना है, तो लॉसो इसके मोसो का 14 गुना है। तो यहाँ पर देखिए मोसो हम मान लेते हैं कि हमारा x है, तो लॉसो क्या हो जाएगा बाबू, इसका 14 गुना यानी कि 14x। क्लियर है, तो कहता है कि लॉसो तथा मोसो का जोड़ जो है ना वो कितना है, तो लॉसो और मोसो का जोड़ जो है कि वह 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लॉसो और मोसो का जोड़ समझिएगा जरा, लॉसो और मोसो का जो जोड़ है वह कितना है, 600 के बराबर है। तो 15x इक्वल टू हो जाएगा 600, तो x इक्वल टू 600 बटे 15, तो 15 चौके 60, यानी x का मान क्या निकला, 40। जब x का मान 40 निकला तो मोसो हमारा 40 हो जाएगा, और ये 14 गुना 40 करेंगे आप
तो देखिए 14 गुना 40 करिए तो 4 चौक 16 का 6, 4 1 5 56 हो जाएगा ना, 14 चौकी 56 और इसमें 0 560। तो कहता है कि बताइए एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लॉसो पता है, मोसो भी पता है, अब तुमको क्या निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुना मोसो 560 गुना 40 बटे क्या पहली संख्या 280, 2 बार में भाग लगेगा तो 40 दूना 80, दूसरी संख्या आपका क्या है 80 है, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना अभी तुरंत बताए थे बदलने के लिए, आसान है, जो दिया गया लिखिए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जितना पे आवर्त नहीं है तो 23 पे आवर्त नहीं है, घटा दीजिए। अब देखिए 10 पे, दशमलव के बाद कितना अंक है 2, पावर 2 हो जाएगा, माइनस करिए, दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक है जिस पे आवर्त नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पे आवर्त नहीं है तो नहीं है, घटा दीजिए, 3 में 3 घटेगा 0 और 4 में 2 घटेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर होगा 100 माइनस 1, तो 23 20 बटे 99, 23 20 बटे 99, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 10 का करेंगे आप तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 2, 15 का करेंगे रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 5 होगा, रूट अंडर 6 तो 5 रूट 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है, तो बताइए तीनों एक ही बिंदु पर कब मिलेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक ही बिंदु पर मिलना है, लॉसो निकालिए, 3 4 और 8 का लॉसो, इस सब का लॉसो निकाल दो तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, 24 घंटे के बाद तीनों एक बिंदु पर मिलेगा। चलिए अंतिम प्रश्न पर है हम लोग, 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या का अर्थ है कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका मौसो क्या है 1 है। तो आप इसका मौसो निकाल करके चेक करेंगे कि देखेंगे कि किसका मौसो जो है कि 1 आता है, तो 14 और 35 का मौसो आप निकालिए, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 28, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5 2 7, 7 में आप 35 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, पूरा पूरा भाग लग रहा है, मौसो निकल के आ रहा है इसका 7, तो ये तो है नहीं। 18 और 25 का ले लीजिए आप, तो 18 25 का, तो 18 से 25 मौसो निकाल दीजिए आप एक बार में 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 फिर 18, तो 7 दूना 14, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 7, तो एक बार में 4, फिर यहाँ पर आएगा 3, तो यही संख्या है जिसका कि मौसो 1 आ रहा है, इसका मौसो 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है, तो ये पूरा हम लोग 70 प्रश्न लिए हैं टोटल, और इस 70 प्रश्न को आप लोग पूरा बार बार देखिए, अपने साथियों के बीच शेयर करिए, जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं। ये पूरा वास्तविक संख्या का सारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप बार बार इस प्रश्न को बनाएंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा 10th का, वो क्लास होगा हमारा बहुपद का। बहुपद में भी हम लोग 70 प्लस प्रश्न लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार से ये सीरीज जारी रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में सुधारने की पूरी प्रयास की जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।